बोले, सुन, मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू किसी से कहेगी तो नहीं ना? ठीक है, मैं वचन देती हूँ। चल अब बता। मैं ना पेतुराज के बेटे विट्ठल से शादी करना चाहती हूँ, और वो भी मुझसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है। देखो, ये अमीर लोग हमारे पीछे ऐसे ही पड़ते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई नेकी की बात नहीं है। तुम इन पर यकीन मत करो। कितने दिनों तो कैसे ही गरीबी में जीना पड़ेगा, मुझे बताओ। अगर मेरी शादी अमीर लड़की से हो जाती है तो उसके बाद मैं भी तो अमीर बन जाऊंगी ना। यानी कि तुझे शादी से ज्यादा अमीर बनने में दिलचस्पी है। देख, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी राज्य के राजा विक्रमसेन भेष बदल कर देशाटन करते समय उसी तरफ आ रहे थे। आह, कितनी सुंदर लड़की है। इतनी सौंदर्य राशि को तो आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा था। इसके माँ बाप का पता लगाकर इससे शादी करने की बात उनसे कर सकता हूँ। उसके अगले दिन सुबह जया के पिता को महाराज राजधानी के लिए बुलाते हैं। देखिए, आपकी लड़की तो बेहद सौंदर्यशाली है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सच है या सपना? आप जैसे महाराज मेरी बेटी से शादी करेंगे, ये मेरा सौभाग्य है। तो देर कैसी, जल्दी एक शुभ मुहूर्त निकाल के शादी पक्की कर लीजिए। मगर मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी बेटी राजी होगी? मेरी बेटी मेरी बात कभी नहीं टालेगी। मैं जो कहता हूँ वही करती है। एक शुभ मुहूर्त देख लीजिए, बात तय हुई। जल्द ही उसकी बेटी महाराज की रानी बनने वाली है, ऐसा सोचते हुए वो घर आता है और घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बताता है। देखो बेटी, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि साक्षात इस देश के महाराज विक्रमसेन तुमसे शादी करने के लिए राजी हुए। सच में तुम बड़ी भाग्यवान हो। बोलो बेटी, ये शादी तुम्हें मंजूर है? इस राज्य के राजा मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों मना करूंगी भला? पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर है। तो देर किस बात की, मैं जाता हूँ, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। इसके अगले दिन पानी लेने के लिए जब जया तालाब किनारे नहीं आई, तो उसके ना आने की वजह पता करने के लिए उसकी सहेली शोभा उसके घर जाती है। क्या बात है जया, आज तुम पानी लेने के लिए तालाब किनारे नहीं आई, क्या हुआ? आज से मेरी बेटी पानी लाने के लिए नहीं जाएगी। पता है, वो इस देश की रानी बनने वाली है। काका, आप जरा नीचे ही रहो, आप तो आकाश में उड़ने लगे। शोभा और इस देश की होने वाली रानी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बेटी, औकात में ही बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी को देख के खुद महाराज विक्रमसेन जी ने मुझे मेरी बेटी से शादी करने के लिए कहा था। जया, काका जो बोल रहे वो सच है क्या? सच में महाराज तुमसे शादी करना चाहते हैं? हाँ शोभा, महाराज ने पिताजी से मेरी शादी के लिए कहा, और ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर तूने क्या कहा? तूने तो हाँ नहीं किया ना शादी के लिए। क्यों नहीं करूँगी हाँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मैं देश की भावी रानी बन जाऊंगी तो इसके लिए मना कौन करेगा? लेकिन तू तो 2 दिन पहले विट्ठल से शादी करने के लिए उतावली हो रही थी, उसका क्या हुआ? देखो शोभा, कोई भी लड़की एक अमीर लड़के से ही शादी करना चाहती है, इसलिए मैं विट्ठल से शादी करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में महाराज ने मुझसे शादी के लिए पूछा। अब देश के महाराज इस गांव के किसी भी अमीर लड़के से तो कहीं ज्यादा अमीर होंगे ना। बस इसी वजह से मैंने महाराज को शादी के लिए हाँ कर दिया। ओहो, कितनी चालाक है तू। महाराज के सामने विट्ठल कुछ नहीं दिख रहा है ना? तुम्हारी तो सोच ही गलत है। देख, एक बार फिर से सोच ले, बाद में पछताना मत। इसमें सोचने वाली क्या बात है शोभा? कुछ दिनों में हमारी शादी की तारीख भी आने वाली है। इस तरह एक शुभ मुहूर्त देखकर जया की शादी देश के महाराज से धूमधाम से करवा दी जाती है। जया से महाराज विक्रम बहुत ही प्यार करते थे और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। इस तरह एक दिन जया की सहेली शोभा जया को देखने आती है। जया, तुम यहाँ पर सारे सुख भोग कर खुश हो, लेकिन वहाँ पर विट्ठल तुम्हारी याद में पागल हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी है तुम्हारी याद में। अगर वो दुखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर। अगर मैंने उससे शादी कर ली होती तो क्या मैं ये सारे सुख भोग पाती? वो भी तो किसी लड़की से शादी करके अपना घर बसा सकता है, तो उसे दुखी होने की क्या जरूरत है? मुझे याद करके आंसू बहाने का क्या फायदा? कितनी आसानी से कह रही है जया तू। एक दिन था जब तू उससे शादी करने के लिए तरसती थी, और अब ये सारी बातें महाराज चुपके से सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है? तुमने पहले एक आदमी से प्यार करके उसको धोखा दिया था क्या? और अब मुझसे शादी करके मुझे भी धोखा दे रही हो?
आप जरा मेरी बात तो सुनिए महाराज। अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे औरत पर यकीन करना मेरी ही गलती थी। सैनिकों, अभी इस औरत को बंदी बनाकर कल सुबह तक फांसी दे दो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। तुम्हें देख के पूरी औरत जात से विश्वास उठ गया। अब तुम्हें एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने मत खड़ी रहो। सैनिकों, ले जाओ इसे। इसके अगले ही दिन सुबह जया को फांसी दे दी जाती है। तब से महाराज विक्रम को औरतों से द्वेष हो जाता है। एक दिन की बात है। देखिए महामंत्री जी, मेरी शादी करने की इच्छा है, मगर मैं जिस भी लड़की से शादी करूंगा अगले ही दिन उसको फांसी दे दूंगा। मैं कल ही शादी करने के लिए उत्सुक हूँ। अब से मैं रोज एक लड़की से शादी करूंगा, ये मेरा निर्णय है। हर रोज एक नई शादी? ये कैसे संभव होगा महाराज? और तो और इस बात को जानने के बाद आपको कौन अपनी लड़की देने के लिए आगे आएगा? जरा सोचिए आप, ये मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ भी पता नहीं है महामंत्री, ये मेरा आदेश है। इसको धिक्कारने वाले को फांसी दे दिया जाएगा। आप जाके तुरंत मेरी शादी की तैयारियां करो। इसके बाद महाराज विक्रम हर रोज एक लड़की से शादी करते हैं और अगले दिन उस लड़की को फांसी पर लटका देते हैं। इस वजह से उस राज्य में रहने वाली सारी लड़की बहुत डर जाती है। हे भगवान, मुझे तो उन लोगों को देख के तरस आ रहा है। कितनी उम्मीद से राजमहल में आने वाले नए नवेले दुल्हनों को ये दुष्ट और क्रूर महाराज विक्रम निर्दयी होकर फांसी की सजा दे रहा है। हे भगवान, इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है क्या? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। इस दुरागत को रोकने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैं सारी लड़कियों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती पिताजी। तुम्हारे पास महाराज विक्रम के शिकंजे में फंसने वाली लड़कियों के लिए कोई उपाय है? जी हाँ पिताजी, लेकिन उनको बचाने के लिए मुझे उनसे एक बार शादी तो करनी ही पड़ेगी ना पिताजी। क्या बोल रही हो बिटिया? अगर तुम महाराज विक्रम से शादी करोगी तो अगले दिन सुबह ही मुझे तुम्हारी मौत की खबर सुननी पड़ेगी, और वो मुझे हरगिज भी पसंद नहीं है। तुम भी इस बात को मन से पूरी तरह निकाल दो। इस अत्याचार को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है पिताजी। आप सोचिए, मेरी वजह से कितनी सारी लड़कियां मरने से बच सकती हैं। मैं मर जाऊंगी ऐसा सोचकर आप मुझे मना मत कीजिए पिताजी। मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। वो बहुत ही गुस्से वाला है, पता है ना। किसी भी हाल में अगले दिन सुबह नए नवेले दुल्हन को किसी भी हाल में फांसी के फंदे पर वो चढ़ा कर ही रहेगा, और तुमने उससे शादी करने की जिद पकड़ रखी है। बताओ। आप मेरी बात सुनिए। आप अभी जाकर उन्हें बता दीजिए कि मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए और उन्हें ये खबर दीजिए। इसके बाद महामंत्री महाराज विक्रम सेन के पास जाते हैं और उनके सामने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ओह, तो फिर आपकी बेटी वैशाली मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? तो फिर तुरंत शादी की तैयारियां कीजिए। लेकिन वैशाली ने यह शादी करने के लिए शर्त रखी है महाराज। शादी के बाद अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी वो खुद अपने साथ या राजंतपुर में लेकर आना चाहती है महाराज। उसके लिए क्या आप राजी होंगे? उसमें क्या है, वो तो मुझे भी मंजूर है। आप तुरंत जाके शादी की तैयारियां कीजिए। इस तरह उस रात को वैशाली का विवाह महाराज से संपन्न होता है। ओह, कितनी सुंदर है ये लड़की, मगर इसको कल सुबह तक फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। चिंता हो रही है मुझे। महाराज, आप काफी गहरे सोच में दिख रहे हैं। क्या बात है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं। तो हाँ, अपने साथ तुम छोटी बहन को भी लाई हो क्या? कुछ नहीं महाराज, मुझे हर रोज रात को सोने से पहले मेरी छोटी बहन को कहानी सुनाने की आदत है, इसलिए मैं उसे साथ लेकर आई हूँ ताकि वो आराम से सो जाए। कल सुबह तो मुझे फांसी की सजा दी जाएगी। ये मेरी आखिरी रात है, इसलिए मैं अपनी बहन को कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप कहें तो मैं उसे कहानी सुना दूँ? ऐसा है? अरे, तो तुम्हारी बहन को कल से कहानी कौन सुनाएगा? क्या किया जाएगा? बात यह है कि मुझसे शादी करने वाली कन्या को अगले सुबह फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चलो तुम अपनी छोटी बहन को बुलाओ। इसके बाद वैशाली अपनी बहन को बुलाती है। दीदी, आज से हमें यहीं पर रहना है क्या? हाँ गुड़िया, आज से हम यहीं पर रहेंगे और मैं तुम्हें यहीं पर हर रोज कहानी सुनाने आया करूँगी। हे भगवान, इसकी तो कल सुबह फांसी होने वाली है। उसके बाद ये छोटी लड़की अपनी बहन के लिए कितना रोएगी बेचारी। परंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस विषय में। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद तुम सो जाना। इसके बाद वैशाली कहानी सुनाती है। विघ्नपुर नाम के एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही अच्छा आदमी था और साथ ही बहुत ही अच्छा व्यापारी भी। इस बार मुझे लौट कर आने में 6 महीने लगेंगे। मैंने जहाज पर काफी सामान चढ़ाया है।
तो मेरे लौट के आने तक तुम खुद का और हमारे बच्चों का ध्यान रखना। ये आखिरी बार मैं आपको जाने दे रही हूँ। अगली बार से मैं आपको इतनी दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, समझ गए ना? मैंने वादा किया था ना कि ये मेरा आखिरी सफर है। लौट के आने के बाद दोबारा ऐसी यात्रा नहीं करूँगा। आपके सही सलामत और सुरक्षित वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। इसके बाद वो व्यापारी समुद्र पार करके दूसरे शहर पहुंच जाता है और वहां पर अपना व्यापार करता है और उसे वहां पर बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो फिर अब तुम ये व्यापार छोड़ने का निर्णय ले रहे हो। इतने लाभजनक व्यापार को आखिर तुम क्यों छोड़ रहे हो? मैं अब मेरे परिवार के साथ आराम से जीना चाहता हूँ। मैं अपने ही गांव में छोटा सा व्यापार शुरू करके वहीं पर बसने का निर्णय ले चुका हूँ। तुम जैसे ईमानदार व्यापारी को मैंने आज तक नहीं देखा है। अधिक लाभ कमाने के लिए कोशिश नहीं करते हो और बहुत ही सस्ते में सामान भी बेच देते हो। अब जब तुम आखिरकार यहाँ से चले जाओगे तो मुझे बहुत ही दुख होगा। आप जैसे लोग यहाँ पर हैं तो इतने दिनों तक इस व्यापार को अच्छी तरह से संभाल सका था। मैं कल जा रहा हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। तुम इसे रास्ते में जाते वक्त खा लेना और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद मित्र। आप जैसे मित्रों को मिल नहीं पाऊंगा इसका दुख है मुझे, मगर क्या करूं। मैंने बीवी को वचन दे रखा है, जब भी मेरे शहर में आओ तो मेरे घर जरूर आना। इसके बाद व्यापारी अपने पास जो भी सामान था वो सब बेचकर उनसे मिलने वाले पैसों को लेकर वापस जाने लगता है। नाविक 4 दिनों के सफर के बाद आराम करने के लिए एक द्वीप के पास जहाज को रोकता है। ये जहाज यहाँ पर एक दिन के लिए रुकेगा। अगर आपको पसंद है तो नीचे उतर के आप जाके सुंदर प्रदेश को देख सकते हो। आहा, कितना सुंदर नजारा है। एक बड़ा सा पेड़, उसके पास छोटा सा तालाब। कितनी सुंदर जगह है ये। इस पेड़ के नीचे बैठ के मैं इन स्वादिष्ट आम को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। इस तरह व्यापारी आम खाने के बाद उसमें निकलने वाले गुठली को बगल में फेंक देते हैं और एक व्यापारी आम खाने के बाद बगल के तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। और उसके बाद जहाज को चलने में तो अभी थोड़ा समय बचा है, मगर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या ही करूं, जाना तो पड़ेगा ही। कहाँ जाओगे मूर्ख मानव? अब तो तुझे यहीं पे मरना पड़ेगा। हाँ? कौन हो आप? कौन बोल रहे हो? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। मैं आराम से रह रहा था, तूने मुझे दुख पहुँचाया है। एक ही बार से तेरी जान निकाल लेता हूँ। अरे क्षमा कीजिए, आपको मैंने कैसे दुख पहुँचा दिया बताइए मुझे। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे को जो यहाँ खेल रहा था उस पर तूने आम की गुठली फेंक कर उसे मार दिया। तेरी इतनी हिम्मत। मुझे क्षमा कीजिए, आपका बेटा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। आम खा के गुठली फेंकना आम बात है, इसमें मेरी गलती नहीं। अबे चुप कर, मुझसे जुबान लड़ा रहा है तू। अगर तुझे क्षमा कर दिया तो क्या मेरे बेटे की जान वापस आ जाएगी? अरे आप मुझे एक गलती के कारण मृत्यु दंड देने पर तुले हुए हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तेरे जानने ना जानने के चक्कर में मेरा बेटा तो मर गया ना। आंखों के सामने अगर बेटा मरेगा तो बाप को कितना दुख होगा तुझे मालूम है? उसको मैंने कितने लाड प्यार से पाला था तुझे पता है? हुजूर, आपका तनाव जायज है, मैं आपकी बात नहीं टाल रहा, पर मेरा भी एक परिवार है। मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे घर पर। अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरे परिवार को बहुत दुख होगा, तो उसके बाद मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो सब मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे को मारने वाले तुच्छ मानव में तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। जान के बदले जान, बस। ठीक है, इस गलती के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक छोटी सी विनती है आपसे। मैं मेरे परिवार से मिलना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए जिंदगी भर सुकून से रहने के लिए सारी तैयारियाँ करके फिर आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा, तूने मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? तू जाने के बाद दोबारा वापस आएगा? मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी भेंट खरीदी हैं, इसीलिए ये सब उन्हें देने के लिए घर जा रहा हूँ। कृपा करके मुझ पर यकीन कीजिए। घर का मालिक जिंदा नहीं है तो उस परिवार को कितना दुख होगा मैं जानता हूँ, मगर यदि मैंने तुझे अभी छोड़ दिया तो फिर तू यहाँ वापस आने में कितना समय लेगा ये मुझे बता। मैं तो एक ईमानदार आदमी हूँ, अगर मैंने आपको वचन दे दिया है तो कभी टालूंगा नहीं। मुझे घर पे सारी जिम्मेदारियाँ देख के, मेरी बीवी को सौंप के
वापस आने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। घर जाने के बाद 6 महीने में ही वापस आ जाना। अगर वापस नहीं आया तो मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ के तेरे परिवार के साथ सबको मार दूंगा। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 6 महीने के बाद जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद वो व्यापारी राक्षस से इजाजत लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सब बता देता है। ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर नहीं गए तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं? बताइए। मेरी बात सुनो, इन 6 महीनों में तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए मैं हर चीज का इंतजाम कर दूंगा। बच्चों को एक छोटा सा व्यापार लगवा दूंगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे जो भी कहिए, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। दिया हुआ वचन नहीं टालना है। उस राक्षस के बेटे को मैंने ही जान से मार दिया था, इसीलिए जाना है। इसके बाद व्यापारी 6 महीने के समय में अपने परिवार के लिए सारी तैयारियां करके उस राक्षस के पास चला जाता है। ओह, तो मेरी गुड़िया सो गई। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। सुनिए महाराज, सुबह मुझे इसके जगने से पहले फांसी पर लटका दीजिए ताकि इसे बुरा न लगे। ये क्या, तुमने तो कहानी बीच में ही रोक दी। उस व्यापारी के आने के बाद राक्षस ने उसका वध किया या फिर उस व्यापारी को छोड़ दिया? पहले कहानी पूरी करो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं तो हर रोज गुड़िया को कहानी सुनाया करती हूँ। उसे कहानी सुनाना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसके सो जाने के बाद मैं कहानी नहीं सुनाती हूँ। तो फिर इस कहानी को खत्म करने के लिए गुड़िया को कल रात फिर से सुलाते समय ही तुम तैयार होगी। इसका मतलब इस कहानी का अंजाम जानने के लिए मुझे भी कल रात तक इंतजार करना पड़ेगा। कल मैं इसे कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही कहाँ रहूंगी महाराज। सुबह ही आपके परिवार वाले मुझे फांसी दे देंगे। कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। इसमें क्या है? मैं तुम्हारे मृत्युदंड की सजा एक दिन और टाल दूंगा। तो क्या आप मुझे फांसी की सजा नहीं देंगे महाराज? इस तरह वैशाली की कहानी में व्यापारी जिंदा बच गया या मर गया, ये जानने के लिए महाराज वैशाली की फांसी की सजा को टाल देते हैं।